अगर स्टोरी की तरह पढ़ोगे ना तुम्हें इतना इंटरेस्टिंग लगेगा कि अरे वाह यार एवोल्यूशन ऐसे हुआ था। मुझे थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया पे अभी भी बिलीव है, पता नहीं मुझे क्यों बिलीव है कि मुझे लगता है यार एलियंस है। तुम्हें लगता है क्या एलियंस है? मुझे तो लगता है कि यार एलियंस होंगे। क्या क्या लगता है तुमको? मैंने बहुत सारी मतलब डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखी नेशनल ज्योग्राफिक पे, उसमें तो मुझे लगता है कि एलियंस होंगे। तुम्हें क्या लगता है बताना मुझे पता है तुम सब मजाक उड़ा रहे होगे फिर से मेरा, ठीक है। ये देखो इस फ्लास्क में क्या था ये समझो, आप सीरियस हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम सोना गोस्वामी, योर बायोलॉजी एजुकेटर एट साइंस अड्डा 24/7। तो बच्चा, हमने लास्ट क्लास में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर को देखा था। अब यूनिट को खत्म करते हुए हम अपने लास्ट चैप्टर दैट इज एवोल्यूशन को देखेंगे और उसके बाद आप सबका तीनों चैप्टर्स का एक टेस्ट भी रखेंगे। तो जल्दी से एवोल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं रिविजन के साथ, ठीक है। आई ट्राई टू कवर दिस चैप्टर जल्दी से, क्योंकि ये बहुत ईजी चैप्टर है, बस हमें इसमें एग्जाम्पल्स लर्न रखने हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सो ये आपके कंटेंट्स है जिसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, एविडेंसेस जिसमें होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, अडैप्टिव रेडिएशन, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, हार्डी-वेनबेक प्रिंसिपल, देन लास्टली वी हैव आवर एवोल्यूशन ऑफ मैन, उसको हम देखेंगे। चलो अपना रिवीजन अब स्टार्ट करते हैं। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। सो व्हाट बेसिकली इज एवोल्यूशन? एवोल्यूशन इज बेसिकली द हिस्ट्री ऑफ द स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो यहाँ पे लिखा है स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, ठीक है, कि कैसे डिफरेंट एनिमल्स का एवोल्यूशन हुआ। आपने सुना होगा हॉर्स का एवोल्यूशन हुआ, ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ, सिमिलरली प्लांट्स का भी एवोल्यूशन हुआ। तो इसमें यही लिखा है चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना दैट हैव अकर्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, कि कैसे हमारा यूनिवर्स बना, गैलेक्सीज बनी, जो हम स्टार्स देखते हैं उनकी जो लाइट आ रही है वो एक्चुअली एक पास्ट है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो लाइट है वो बहुत पहले एमिट हो चुकी होती है और जब वो हमारी आइज तक रीच करती है तो उसमें काफ़ी टाइम चला जाता है। सो हाउ द स्टेलर डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स, है ना, ये कैसे मेजर होता है इसको हम देखेंगे, कि कैसे ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ। ओके, सो ये हमारा हो जाता है एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, स्टार्स एंड ऑफ द यूनिवर्स इटसेल्फ। अब बेटा जी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या क्या है कि कितने बिलियन ईयर्स पहले क्या चीज़ बनी है, हमारा यूनिवर्स कब बना, हमारा अर्थ कब बना, हमारी फर्स्ट ए सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आई, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आई, ये सब ईयर्स इंपॉर्टेंट है ना। और कनेक्टिंग लिंक जैसे आर्कियोप्टेरिक्स हो गया, नियोपिलेना हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ना छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें लर्न रखने हैं। तो मैंने स्लाइड में वही सब ऐड करा है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ। मैंने यही बताया था आपको, जो हमारे स्टेलर डिस्टेंसेज होते हैं दे आर मेजर्ड इन योर लाइट ईयर्स, है ना। जो यूनिवर्स में जैसे सन का डिस्टेंस अर्थ पे से कितना है, ऐसे जो डिस्टेंस होते हैं उनको हम लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। देन बेटा जी सबसे पहला जो हमारा मेन टॉपिक है वो उठता है हमारा बिग बैंग थ्योरी। भाई ये मैं सीरीज की बात नहीं कर रही हूँ, बिग बैंग थ्योरी क्या होता है, ठीक है, वो समझो कि जो हमारी बिग बैंग थ्योरी होती है कि ह्यूज एक्सप्लोजन, जैसा नेम देख रहा है, इट्स अ ह्यूज एक्सप्लोजन यार, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी में क्या होता है आपका, देयर इज अ ह्यूज एक्सप्लोजन, ठीक है बेटा। ह्यूज एक्सप्लोजन हो गया आपके स्पेस में, ह्यूज एक्सप्लोजन हो गया तो उससे क्या हुआ, आपका यूनिवर्स एक्सपैंड कर गया, है ना, यूनिवर्स एक्सपैंड कर गया। एक ह्यूज एक्सप्लोजन होने के बाद यूनिवर्स आपका एक्सपैंड कर गया। देयर आर गैसेस, कौन सी गैसेस थी, हाइड्रोजन थी और हीलियम थी। सबसे पहले प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम की गैसेस थी, क्लाउड्स थे, डस्ट पार्टिकल्स थे। भाई जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन हुआ ये जो गैसेस के क्लाउड्स थे ये कंडेंस हो गए। अब ये जब कंडेंस हो गए तो इन्होंने प्लेट लाइक फ्लैट स्ट्रक्चर बना लिया। इस प्लेट लाइक फ्लैट स्ट्रक्चर को क्या बोला गया, जब कंडेंसेशन हो गया बेटा इसको निब्यूला बोल दिया, है ना, निब्यूला बोल दिया। और इस निब्यूला का क्या एग्जांपल है, सोलर निब्यूला। एक सोलर निब्यूला आपका बन गया, देखो ऐसा, वो कुछ ऐसा दिखने लगा। अब इस निब्यूला के सेंटर में क्या प्रेजेंट था बेटा जी, ये सेंटर में प्रेजेंट था हमारा सन। तो निब्यूला के सेंटर में एक हॉट स्ट्रक्चर था जिसको बोल दिया हमने सन, और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बन गया हमारा, फाइनली सोलर सिस्टम बन गया, सोलर सिस्टम, ठीक है। मुझे एक गैलेक्सी का नाम बता दो, बहुत कॉमन एग्जांपल है, कोई एक गैलेक्सी का नाम, ठीक है। पता है बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं, बट आपको जो गैलेक्सी का नेम पता है ना, जिसको हम मोस्ट कॉमन पढ़ते हैं, उसका नाम बता दो, उस गैलेक्सी का क्या नाम है। तो अब हम इसमें देखते क्या लिखते हैं
कि देयर इज अ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिबल इन फिजिकल टर्म्स, द यूनिवर्स एक्सपेंडेड एंड हेंस द टेम्परेचर केम डाउन। पॉइंट्स में देखो क्या हुआ, ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, टेम्परेचर केम डाउन, हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म्ड सम टाइम लेटर, gases condense under gravitation and form the galaxies of the present day universe। तो इस लाइन से हमें यह पता लगा हमारे यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी ग्रुप्स ऑफ गैलेक्सीज होती हैं। क्या होती है? यूनिवर्स के अंदर क्या होता है बेटा जी? ग्रुप्स ऑफ गैलेक्सीज। बहुत सारी गैलेक्सीज के नेम होते हैं। तुमसे तो मैंने एक ही एग्जांपल पूछा है, बता दो भाई कमेंट सेक्शन में। है लास्ट वाली वीडियो में भी तुम यार बिल्कुल भी कमेंट नहीं कर रहे हो, कमेंट कर दो। ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज होता है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, हमें इसमें याद रखनी है डेट्स, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही स्लाइड में ऐड करी है और कोई स्लाइड में ऐड नहीं करी मैंने जो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट है बेटा रट लो एकदम, ठीक है। देखो यूनिवर्स क्या है, बहुत ओल्ड है, तो हमें पहले पढ़ना भाई यूनिवर्स कब आया। ये आ गया आपका 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक है। मैंने ना चैप्टर के एंड में ना एक कंबाइंड भी रख दिया है, सारी चीजें कब कब आई, तो तुम्हारी एकदम प्रॉब्लम ही खत्म हो गई कि कहाँ कहाँ ढूंढोगे, इसमें से देख लेना। यूनिवर्स क्या है, 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। भाई अर्थ का फॉर्म हो, यूनिवर्स तो फॉर्म हो गया, सोलर सिस्टम भी फॉर्म हो गया, प्लैनेट्स भी तो फॉर्म होंगे, तो उसमें हम अर्थ में रहते हैं। तो भाई अर्थ कब फॉर्म हुई, देखो तुम्हारी अर्थ कब फॉर्म हुई, 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। पहले यूनिवर्स फॉर्म, तुम ना एक चीज में याद रखो, या तो बिलियंस में याद रखो या फिर मिलियंस में याद रखो, तो मैंने बिलियन में याद करा हुआ है, ठीक है। अर्थ का फॉर्म हुई 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, ठीक है। अब इस पर आ जाओ, इस वाले पॉइंट पे। फर्स्ट नॉन सेल्यूलर की बात कर रही हूँ, फॉर्म ऑफ लाइफ कब आई, 3 बिलियन ईयर्स पहले। और फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म कब आई तुम्हारी, 2000 मिलियन ईयर्स अगो या फिर 2 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। बिलियंस में याद कर लो या मिलियंस में याद कर लो, तुम बिलियंस में याद करोगे ना तो इजी रहेगा। तो 4 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। पहला पढ़ लिया हमारे यूनिवर्स कब आया, 20 बिलियन ईयर्स अगो। अर्थ कब आई, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। फर्स्ट ए सेल्यूलर फॉर्म कब आई, 3 बिलियन ईयर्स अगो। और फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म कब आई, 2 बिलियन ईयर्स अगो। 4 पॉइंट याद हो गए, ठीक है, डन है। ये 4 पॉइंट हमने लर्न कर लिए कौन कब आया। अब 4.5 बिलियन ईयर्स अगो कब आई, भाई हमारी अर्थ आई थी। अब जो अर्थ नई नई बनी थी उसमें ऐसा तो था नहीं कि एकदम हम एज इट इज जैसे अभी है ऐसी एनवायरनमेंट था। जो हमारी प्रिमिटिव अर्थ आई थी उसको क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव अर्थ, पहले वाली जो पहली अर्थ थी, प्रिमिटिव अर्थ, ठीक है। अब ये जो प्रिमिटिव अर्थ थी ना, इसमें कैसा एटमॉस्फेयर था बेटा जी, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। अब भाई ये रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का क्या मतलब होता है, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, भाई रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का तुम्हारा मतलब हो गया प्रिमिटिव अर्थ पे ना देयर वाज नो ऑक्सीजन, बेटा ऑक्सीजन नहीं थी बिल्कुल भी, ठीक है। और क्या क्या होते थे, वॉल्केनिक इरप्शंस होते थे, वॉल्केनिक इरप्शंस होते थे, वॉल्केनिक इरप्शंस होते थे, थंडर स्टॉर्म्स होते थे, थंडर स्टॉर्म्स होते थे, कुछ इस तरह का माहौल बना हुआ था, है ना। बहुत ही मतलब ऐसा प्रिमिटिव टाइप का, ऑक्सीजन नहीं थी। तो ये लिखा हुआ है देयर वाज नो एटमॉस्फेयर। कौन सी गैसेस प्रेजेंट थी, वाटर वेपर प्रेजेंट था, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, रिलीज फ्रॉम मोल्टन मास ऑफ द सरफेस, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शंस होते थे उसमें से भी गैसेस निकलती थी तुम्हारी, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा जी, जो वाटर था, ठीक है, वाटर किसका क्या, वाटर का क्या फॉर्मूला होता है, H2O। देखो ये हो गया आपका H2O, ये क्या है, वाटर है। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमारा सन तो फॉर्म हो गया था ना, देखो सन फॉर्म हो गया था, सन की क्या है यहाँ पे यूवी रेज आ गई, तो ये जो वाटर है ये आपका स्प्लिट हो गया, किसमें स्प्लिट हो गया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में तुम्हारा ये स्प्लिट हो गया, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ भाई ऑक्सीजन तो प्रेजेंट नहीं था, तो नहीं था ना प्रेजेंट, देखो ऑक्सीजन ने क्या कर लिया, इट कंबाइंड विद अमोनिया, ठीक है, अमोनिया से कंबाइन कर गया, मीथेन के साथ कंबाइन कर गई ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर CO2, ठीक है। धीरे धीरे ओजोन लेयर बनने लगी। ओजोन लेयर क्या करती है, ओजोन लेयर बताओ कमेंट सेक्शन में, कि जो हमारी ओजोन लेयर होती है O3 इज आर ओजोन लेयर, जो हमारी ओजोन लेयर होती है उसका क्या फंक्शन होता है ये आप मुझे बताओगे। फिर क्या हुआ, मैंने तुम्हें बताया था कि बिग बैंग थ्योरी में भी हमने ये पढ़ा था कि टेम्परेचर जैसे डाउन आया कंडेंसेशन ऑफ गैसेस हुआ, ऐसे इधर भी होगा कि प्रिमिटिव अर्थ पे एज इट कूल्ड जो हमारा वाटर वेपर बना था, है ना, वाटर वेपर जो बन रहा था वॉल्केनिक इरप्शंस हाई टेम्परेचर की वजह से,
वो रेन की तरह फॉल होने लगा। अब बारिश होने लग गई तो प्रिमिटिव अर्थ पे क्या थे, बड़े बड़े गड्ढे बने हुए थे, बहुत बड़े बड़े गड्ढे बने हुए थे, ठीक है, अर्थ की सरफेस पे। और बारिश बहुत तेज होने लग गई। भाई बारिश बहुत तेज होने लग गई तो वो जो बड़े बड़े गड्ढे थे उनमें पूरा पानी भर गया, है ना, उसमें पूरा पानी भर गया और वो आज ओशियंस बन गए बेटा। जस्ट इमेजिन कि कितना मतलब एवोल्यूशन हुआ है अर्थ का। तुम सोचो कैसी होगी अर्थ हमारी पहले और अब कैसी है ना। तो यही वो जो बड़े बड़े हमारे वो बन गए, उसमें ऑल द डिप्रेशंस फॉर्म ओशंस, ये हमारे ओशंस बन गए। और लाइफ कब आई, 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ हमारी लाइफ आई, ठीक है। ये हो जाएगा सिंपल पड़ा कि अर्थ पहले प्रिमिटिव था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक इरप्शंस होते थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर कम होने लगा हमारी रेनफॉल होने लगी, उसमें जो लार्ज डिप्रेशंस बने हुए थे उसमें पानी भर गया और वो हमारे ओशंस बन गए। बस सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाए, मैं जल्दी जल्दी रिवीजन करवाऊंगी। अब क्या हुआ यार, ये तो दिमाग में आ गया, बट क्या हुआ, साइंटिस्ट ने कहा यार मैं अपनी अपनी ना अलग थ्योरीज दूंगा कि एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दे दी कि एवोल्यूशन ऑफ लाइफ कैसे हुआ। अब हम उसको देख लेते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पता है ग्रीक फिलोसोफर्स ज़्यादातर इसमें इन्वॉल्व थे कि यार एवोल्यूशन हुआ कैसे होगा, आज जैसे हम होमोसेपियंस दिखते हैं कैसे इवॉल्व हुए होंगे, ठीक है। तो हमने वो देखा। तो थ्योरीज टू एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। अब इन थ्योरीज को देख लेते हैं। 5 थ्योरीज है। देखो पहली थ्योरी कौन सी है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अब कुछ स्पेशल है तभी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन बोला है। तो ये कौन से साइंटिस्ट ने दी बेटा, सुआरेस, ठीक है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन एक साइंटिस्ट थे सुआरेस, उन्होंने दी। उन्होंने क्या कहा, अरे ऐसा कुछ एवोल्यूशन होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता भाई एवोल्यूशन, जैसे हम आज दिखते हैं ना वैसे ही हम पहले दिख रहे थे। उन्होंने ये बोल दिया थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में। तो उनके हिसाब से ये हो गया कि कोई ना एवोल्यूशन हुआ ही नहीं है। उन्होंने ये कह दिया कि कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ, जैसे हम आज दिखते हैं वैसे ही हम पहले दिखते थे, एकदम अर्थ इज क्रिएटेड एज सच। क्या बोल दिया उन्होंने, अर्थ इज क्रिएटेड एज सच, what we are looking today we were looking that time। उनके हिसाब से ये हुआ। इसका मतलब तो एवोल्यूशन हुआ ही नहीं, है ना यार। इससे तो डिसएग्री करोगे ना, बताओ क्या तुम्हें लग रहा है क्या कि ये स्पेशल क्रिएशन ऐसा हुआ होगा, बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन में कि जैसे मतलब हम आज हैं, हम क्या पहले भी ऐसे ही दिखते थे, ठीक है। ये बताओ थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ये तो चलो एक साइंटिस्ट ने बोल दिया। नहीं बेटा इस पे डिसएग्री हो गए, ये वाली थ्योरी नहीं चली। फिर अगली थ्योरी कौन सी आई, देखो अगली थ्योरी दी थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। अब भाई ये थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया क्या होता है ये बताओ, ठीक है। ये देखो थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, क्या हुआ कि कुछ साइंटिस्ट ने ये बोला कि जो बाकी के प्लैनेट्स है ना, देखो अर्थ भी है और भी तो प्लैनेट्स है हमारे सोलर सिस्टम में, वहां से ना कुछ मटेरियल आ रहा है, उस मटेरियल को क्या बोल दिया, स्पोर्स, स्पोर्स बोल दिया बेटा जी, ठीक है। कुछ मटेरियल इज कमिंग फ्रॉम अदर प्लैनेट्स और वो ट्रांसफर हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। ये स्पोर्ट्स ना ट्रांसफर हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। तभी इस थ्योरी को और क्या बोल देते हैं, कॉस्मोजोइक थ्योरी भी बोल देते हैं, है ना। यूनिवर्स से रिलेटेड कि यूनिवर्स में डिफरेंट प्लैनेट्स हैं और वहां से देयर इज एक्सचेंज ऑफ स्पोर्ट्स। और कुछ स्पोर्ट्स ना हमारी अर्थ पर भी आ गए, कहीं से आए होंगे हमें नहीं पता, बट कहीं से ये स्पोर्ट्स ना हमारे अर्थ के प्लैनेट पर आ गए और उन स्पोर्ट्स से हमारी जो लाइफ है ना वो ओरिजिनेट कर गई। ये समझ में आया, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन भी आ गया। थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया कह रहा है कि कुछ स्पोर्ट्स हैं जो हमारे अर्थ के प्लैनेट पे आ गए और वहां से हमारी लाइफ ओरिजिनेट हुई। इस थ्योरी को भी डिसरिगार्ड किया गया यार, क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं हुई यार, प्रूफ नहीं मिला ना, प्रूफ नहीं मिल पाया हमें, है ना, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया में। देन थर्ड थ्योरी कौन सी आई, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। भाई ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे एमसीक्यूज में भी आता है ना, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब इस थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को और क्या बोलते हैं बताओगे कमेंट सेक्शन में, मैं तो बता दूंगी अभी जब पूरा समझा दूंगी तो एंड में बता दूंगी। आई जस्ट वांटेड कि आप सब भी मुझे बताओ थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को और कौन सी थ्योरी के नाम से जानते हैं, ये बताओ कमेंट सेक्शन में बेटा जी, ठीक है। इसका नाम आप बताओगे मुझे, ठीक है। अब थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या होती है, वो ये कहती है लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम
डिकेइंग एंड रॉटिंग मटेरियल। कैसा रॉटिंग मटेरियल भाई? मड हो गया, स्ट्रॉ हो गया, है ना। तो यहाँ पे लिख दूं, ये थ्योरी कहती है लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम रॉटिंग। रॉटिंग मतलब डिकेइंग मटेरियल, ये कहती है। यहां से हमारी जैसे, और ये रॉटिंग और डिकेइंग मटेरियल जैसे क्या हो गया? सॉइल हो गई। तो ये कह रहे हैं भाई सॉइल से बने सब, ये ऐसा कह रही है। सॉइल हो गया, मड हो गया, है ना, एक्सेट्रा, वो ये कह रहे हैं, है ना। तो इसी से हमारी लाइफ हुई है भाई। ये थ्योरी भी कंप्लीट नहीं है, ठीक है, ये थ्योरी को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है। अब थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को मैंने आपसे पूछा था, और क्या कहते हैं? तो इसको हम कह देते हैं बेटा जी थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस या फिर ऑटोजेनेसिस। इसको याद रख लेना, क्योंकि ये एमसीक्यू में आ जाता है। याद रखोगे, ठीक है। जो मैं लाइंस बोल रही हूँ बस सुन लो, एमसीक्यूज में तुम्हें पता लग जाएगा कौन सी थ्योरी की बात की जा रही है। ऐसे पढ़ो। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में ये था कि वैसी क्रिएट हो गए। थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया में ये था कि आउटर प्लैनेट से स्पोर आ गए। देन थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया हो गया। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन में ये हुआ था कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिकेइंग या रॉटिंग मटेरियल, लेकिन इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। बेटा फिर एंड में कौन सी थ्योरी आई? बेटा फिर थ्योरी आ गई हमारी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। भाई इसको थोड़ा रिकॉग्निशन मिला क्योंकि ये सही बैठ रही थी। क्या हुआ? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में हमारे कुछ साइंटिस्ट थे, बहुत सारे थे, स्प्लेलेंजिनी थे, रेड्डी थे एंड लुइस पैस्चर थे। तो इस थ्योरी में ना एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हुआ, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। अब वो जो फ्लास्क एक्सपेरिमेंट था वो किसने करा? वो लुइस पैस्चर ने करा, ठीक है। तो इसमें ना हम एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट बाय बताओ लुइस पैस्चर। इन्होंने ना एक एक्सपेरिमेंट करा। वो ये जानना चाह रहे थे, यार मैं ना ये जानना चाहता हूँ ये लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा, और इस एक्सपेरिमेंट को जब उन्होंने पूरा अच्छे से प्रूव कर दिया ना, तब हमारी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को एकदम एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है। अब लुइस पैस्चर ने क्या करा? स्वान, क्या हो रहा है बोर्ड पे? स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा भाई, उसका क्या नाम था? स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। अब उन्होंने ये बताया, देखो लुइस पैस्चर बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन। अब उस एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी वो एक्सपेरिमेंट क्या था। उन्होंने क्या बताया? लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इस लाइन को एकदम लर्न कर लो। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या होता है? लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। कोई भी नॉन लिविंग मैटर से लिविंग मैटर नहीं हमारा आ सकता। ये थ्योरी ये बता रही है लाइफ ओनली कम्स फ्रॉम अ लिविंग मटेरियल, फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। अब कैसे इन्होंने प्रूव करा? स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट से। तो देखो ये मैं अब बना के तुम्हें दिखाती हूँ स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट क्या था। देखो ये हो गया तुम्हारा बर्नर, ठीक है। ये लुइस पैस्चर का मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ। ये देखो ये इसमें जल गई आग, बदले की आग, ठीक है। ये इसमें जल गई आग, ठीक है। अब यहाँ पे हम बना देते हैं अपने स्वान नेक जैसा एक बीकर। इसको मैं इधर कर देती हूँ। ये बना दिया हमने एक फ्लास्क। बेटा ये एक फ्लास्क हो गया, ठीक है। एक फ्लास्क बना दिया मैंने। ये एक फ्लास्क बनाया मैंने, ठीक है। अब इस फ्लास्क के अंदर क्या था बताओ? इस फ्लास्क के अंदर क्या था? बेटा जी इस फ्लास्क के अंदर ना एक सॉल्यूशन था हमारा। इस फ्लास्क के अंदर ना एक सॉल्यूशन था। बेटा ड्राइंग पे मत जाना, एक्सपेरिमेंट समझ लो बस। मुझे पता है तुम सब मजाक उड़ा रहे होगे फिर से मेरा, ठीक है। ये देखो
इस फ्लास्क में क्या था ये समझो, आप सीरियस हो जाते हैं। क्या था इस फ्लास्क के अंदर? किल्ड ईस्ट प्लस शुगर, ये इसके अंदर एक सॉल्यूशन था। ठीक है, ये बंद है फ्लास्क एकदम, तुम देखोगे ना ये बंद है ना फ्लास्क एकदम, देखो फ्लास्क एकदम बंद है। ठीक है, तो उन्होंने इसको बर्न करा, तो उन्होंने कहा यार कुछ भी मेरे को ऐसा कुछ लिविंग मटेरियल नहीं दिखा। ठीक है, फ्लास्क इज क्लोज्ड। नेक्स्ट क्या करा उन्होंने, यही वाले फ्लास्क को क्या कर दिया, फ्लास्क को तोड़ दिया। भाई मैं तोड़ रहा हूं, फ्लास्क इज ब्रोकन। अब फ्लास्क टूटने के बाद क्या दिखेगा बताओ, कैसे दिखेगा? कुछ ऐसा दिख जाएगा। ये फ्लास्क बना दिया तुमने, ये यहां से तोड़ दो उसको, ये भाई ये लो, ये मैंने तोड़ दिया तुम्हारा फ्लास्क। ठीक है, ये तुम्हारी बदले की आग में यहाँ पे बना देती हूँ, ये लो, यहाँ पे आग जल रही है। ठीक है, फ्लास्क बीच में से तोड़ दिया। जब फ्लास्क को बीच में से तोड़ दिया तो जो यहाँ पे हवाएं है ना, हमारे चारों तरफ हवा ही है, उसमें माइक्रोब्स भी बहुत सारे, अगले चैप्टर में हम देखेंगे उसमें माइक्रोब्स भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे माइक्रोब्स थे, ये एयर है ना, ठीक है, उसमें माइक्रोब्स थे बहुत सारे। तो यहाँ पे वो सॉल्यूशन था हमारा, है ना बेटा जी। यहाँ पे क्या बनाया हुआ था मैंने, वो किल्ड ईस्ट वाला सॉल्यूशन बनाया हुआ था, यहाँ पे मैंने वो सॉल्यूशन बनाया हुआ था। अब ये जो एयर के माइक्रोब्स हैं वो एंटर कर गए अंदर, है ना, अंदर एंटर कर गए। फिर वो यहाँ पे अपना उन्होंने रेप्लिकेशन करा। बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, हमने देखा बैक्टीरियल कॉलोनी अपनी ग्रो करने लग जाती है। लुईस पैस्चर ने देखा भाई जब फ्लास्क टूटा हुआ था ना, तो कुछ ना एयर में से कुछ ऐसी एंटिटी एंटर करी फ्लास्क के अंदर जिसमें उनको ग्रोथ मिली, माइक्रोबियल ग्रोथ मिली। तो इससे उन्होंने प्रूव कर दिया कि दिस इज द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस which says that life comes only from pre-existing life। इसका मतलब ये चीज कुछ लिविंग थी ना, कुछ माइक्रोबियल ग्रोथ लिविंग थी ना, तभी तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ उन्होंने ऑब्जर्व करी फ्लास्क के अंदर। आया लुईस पैस्चर का एक्सपेरिमेंट समझ में आपको? मैंने आपको शॉर्ट में बताया है कि एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट था क्या, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या करा उसमें, ये आया बेटा जी को समझ में? ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब आओ आपका लास्ट थ्योरी, दैट इज आर ओपेरिन एंड हाल्डेन थ्योरी। अब आप ये देखो, ओपेरिन कहाँ के थे, ही इज फ्रॉम रशिया, एंड हाल्डेन कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। उन्होंने क्या थ्योरी दी कि यार उन्होंने ना उसको और कॉम्प्लेक्स करा, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे हो, धीरे धीरे रिसर्च बढ़ती जा रही है। उन्होंने ये कहा कि जो लाइफ है ना वो शायद से कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई है। अब वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से थे, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया। तो पहले ना इन एटम्स मॉलिक्यूल्स और फिर उससे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाए। तो जो हमारी लाइफ है, उन्होंने ये कहा द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ could have come from pre-existing non-living organic molecule। एकदम अलग है, लुईस पैस्चर का अलग थ्योरी है एंड ओपेरिन हाल्डेन का अलग थ्योरी है, ध्यान से समझो। उन्होंने ये क्या किया, लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे आपका आरएनए या प्रोटीन। भाई इनके पॉलीमर, शायद से इनके पॉलीमराइजेशन से लाइफ आ गई हो, इनके पॉलीमराइजेशन से आ गई हो, वॉज प्रिसीडेड बाय केमिकल एवोल्यूशन। ठीक है, और धीरे धीरे हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बने। उन्होंने ओपेरिन हाल्डेन ने ये कहा। अब हम इसको समझेंगे कि भाई इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे, इस एक्सपेरिमेंट से समझेंगे, हैरल्ड यूरे एंड मिलर के एक्सपेरिमेंट से समझेंगे कि भाई इन्होंने क्या करा ऐसा। तो पहले आप ये समझो जो मैं बता रही हूँ, इस एक्सपेरिमेंट को तो मैं समझाऊंगी, आप ये समझो। पहले क्या थे बेटा, एटम्स थे। ठीक है, जब एटम्स कंबाइन करे तो क्या बन गए, मॉलिक्यूल्स बन गए। ठीक है, मॉलिक्यूल्स बन गए। ठीक है, ये मैं आपको कीमोजेनी समझा रही हूँ, कीमोजेनी मतलब केमिकल एवोल्यूशन। ठीक है, एटम्स थे, मॉलिक्यूल्स बन गए। जब मॉलिक्यूल्स और कंबाइन कर गए तो उससे क्या बन गए, हमारे कंपाउंड्स बन गए, कंपाउंड्स बन गए। ठीक है, फिर क्या बन गए, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए। जब इनका पॉलीमराइजेशन हुआ तब क्या बन गया बेटा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब इनके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, अब आप देखो, देखो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे हो गए, जैसे आपके अमाइनो एसिड्स हो गए,
है ना, ठीक है, अमाइनो एसिड्स हो गए, देन हमारे क्या हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, न्यूक्लियोटाइड्स। अब इनके पॉलीमराइजेशन से क्या बन गया, देखो अमाइनो एसिड का जब पॉलीमराइजेशन होता है तो क्या बनता है, प्रोटीन्स बनता है। न्यूक्लियोटाइड्स का जब वो होता है तो क्या बनता है हमारा, डीएनए नहीं, हमारे क्या बन जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स बन गए, ठीक है, देन क्या बन गए, लिपिड्स बन गए। ऐसे हमारा ये केमिकल एवोल्यूशन होता गया। ये आया शॉर्ट में आपको समझ में, ठीक है। अब मिलर का एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, बेटा जी मिलर ने ना कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप करा, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो उन्होंने क्या करा, मैंने आपको बताया था जो अर्थ का पहले का एनवायरनमेंट था वो कैसा था, रिड्यूसिंग था। रिड्यूसिंग का क्या मतलब था, ऑक्सीजन नहीं थी, गैसेस प्रेजेंट थी। कौन सी गैसेस प्रेजेंट थी, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा कि ये बता दो मिलर के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कौन सी गैसेस का यूज करा था। आप कौन सी गैसेस का यूज करा था, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, अमोनिया एंड मिथेन, ठीक है। 4 गैसेस को उन्होंने एक ये फ्लास्क के अंदर लिया, ठीक है, और उन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करा। किससे करा, इलेक्ट्रोड से। किसकी बनी थी, टंगस्टन की बनी थी, टंगस्टन की बनी थी। कितने डिग्री पे करा था बेटा, 800 डिग्री सेल्सियस पे करा था। देख रहे हो कितना हाई टेम्परेचर है, 800 डिग्री सेल्सियस पे उन्होंने एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करा प्रोड्यूस। बेटा जब उन्होंने वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करा प्रोड्यूस तो उन्होंने क्या पाया भाई, इसके अंदर ना उनको कुछ सिंपल अमाइनो एसिड्स दिख रहे हैं, ठीक है। कैसे कैसे दिख रहे हैं, जैसे एलेनिन दिखा उन्हें, ठीक है, और भी 2 अमाइनो एसिड्स दिखे थे उन्हें। बताओ क्या दिखे थे, ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ये बताओ कौन से और 2 अमाइनो एसिड दिखे थे। एक तो एलेनिन दिख गया था उन्हें, सिंपल अमाइनो एसिड्स उन्हें दिख गए थे जैसे एलेनिन, ठीक है। उन्होंने जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करा तो उनको सिंपल अमाइनो एसिड्स दिखने लग गए, तो मिलर ने ये कंक्लूड कर दिया भाई समथिंग इज गोइंग ऑन, ठीक है, कुछ तो हो रहा है कि ये जो लाइफ ओरिजिनेट हो रही है ना ये आपके नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से हो रही है, क्योंकि ये गैसेस तो नॉन लिविंग हो गई ना, ठीक है, उससे ना लाइफ हमारी ओरिजिनेट कर रही है। अब लाइफ कहाँ पे सबसे पहले ओरिजिनेट करी, लैंड पे करी या फिर वाटर पे करी, बताओ लाइफ कहाँ पे सबसे पहले ओरिजिनेट करा होगा। मैंने क्या बताया था तुमको, जब टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा कम होने लगा, कंडेंसेशन होने लगा, जो वो बड़े बड़े डिप्रेशंस थे वो पानी से भरने लगे, वहां पे ओशन बन गया। तो बेटा जी लाइफ फर्स्ट एवोल्यूट इनटू दी सी, वाटर, वाटर के अंदर लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ, ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। वो सबसे पहले लाइफ कहाँ पर आई, वाटर के अंदर आई, ठीक है जी। हमने ना सारी थ्योरीज भी पढ़ ली, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पढ़ ली, थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया पढ़ लिया, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन पढ़ लिया, फिर हमने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस पढ़ लिया, लुईस पैस्चर का एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ लिया मिलर का एक्सपेरिमेंट भी हमने पढ़ लिया कि वो क्या कह रहे थे, ओपेरिन एंड हेल्डेन क्या कह रहे थे कि आरएनए प्रोटीन से हमारी लाइफ आती है। इसको बस समझना था और अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख दोगे तुम, ठीक है, आई एम फुली श्योर, ठीक है, ये सब बोल दिया, ठीक है, ये सब थ्योरीज दे भी दी। भाई एविडेंसेस क्या है कि भाई प्रूफ, साइंस इज ऑल अबाउट एविडेंसेस, है ना, तभी तो सही प्रूफ करोगे। तो व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन, अब इसको भी मैंने डिवाइड कर दिया कि भाई पहले हम पढ़ेंगे पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, देन हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव एनाटॉमी से, देन उसके बाद एम्ब्रियोलॉजिकल, और देन उसके बाद फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिस्ट्री एविडेंसेस। अब एनसीईआरटी में तो एक बहुत छोटा सा चैप्टर है एवोल्यूशन, है ना, जब कॉलेज में आओगे ना ये सारे एविडेंसेस के बारे में तुम बहुत डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है, इसको बहुत डिटेल में पढ़ोगे। तो अब इनको पढ़ लेते हैं, ठीक है, अभी तो मैं सिंपल में बता रही हूँ। पता है मेरे को भी ना बहुत बोरिंग लगता था ये वाला चैप्टर, बट पता है ये ना बहुत, अगर स्टोरी की तरह पढ़ोगे ना तुम्हें इतना इंटरेस्टिंग लगेगा कि अरे वाह यार एवोल्यूशन ऐसे हुआ था। मुझे थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया पे अभी भी बिलीव है, पता नहीं मुझे क्यों बिलीव है, कि मुझे लगता है यार एलियंस है। तुम्हें लगता है क्या एलियंस है, मुझे तो लगता है कि यार एलियंस होंगे, क्या क्या लगता है तुमको। मैंने बहुत सारी मतलब डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखी नेशनल ज्योग्राफिक पे, उसमें तो मुझे लगता है कि एलियंस होंगे। तुम्हें क्या लगता है बताना मुझे। चलो खैर इसको हटाते हैं। व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन, पहला है बेटा जी हमारा पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। अब भाई ये पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस क्या मतलब है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स को क्या बोलते हैं, पेलियोंटोलॉजी, ठीक है, क्या बोलते हैं, पेलियोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल। देखो लिखा है ना फॉसिल, तो मैं अभी लिख दूं स्टडी ऑफ फॉसिल्स। वो तुम्हारी फ्रेंड्स वाली सीरीज है ना जिसमें रॉस बनता है,
वो यही तो होता है, पेलियोंटोलॉजिस्ट ही तो होता है ना वो, है ना, फॉसिल्स का जो स्टडी करता रहता है। रॉस आपका हो गया, अब मैम आप क्या बात कर रही हो अब, है ना। अब चलो खैर कोई नहीं, स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज PA, क्या कर रही हूँ मैं, LAENTOLOGY, पेलियोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब मैं तुम्हें बता रही हूँ कि एवोल्यूशन हुआ कि नहीं, उसके एविडेंस क्या होंगे, इसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। स्टडी ऑफ फॉसिल्स हमारी हो गई पेलियोंटोलॉजी, ठीक है। फॉसिल्स, भाई फॉसिल्स भी कई टाइप के होते हैं, है ना। कैसे कैसे टाइप के होते हैं फॉसिल्स, देखो। एक तो होते हैं हमारे कास्ट फॉसिल्स या मोल्ड फॉसिल्स, मोल्ड फॉसिल्स, ठीक है। दूसरे टाइप के क्या होते हैं हमारे, कास्ट फॉसिल्स। आज ना बोर्ड गड़बड़ा कर रहा है, आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन चैप्टर। मुझे भी तो अब भाई कर लो सिलेबस कंप्लीट कर लो जल्दी से, बहुत इजी रहेगा। मोल्ड फॉसिल्स, कास्ट फॉसिल्स, ठीक है। और भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे कॉप्रोलाइट्स होते हैं, कॉप्रोलाइट्स, बहुत तरह के फॉसिल्स होते हैं। हमें ये तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बता रही हूँ, मोल्ड फॉसिल्स होते हैं, कास्ट फॉसिल्स होते हैं, कॉप्रोलाइट्स होते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सी लेयर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक पे ये प्रेजेंट है। फॉसिल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा जी, सेडिमेंट्री रॉक पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना, एकदम अर्थ के बिलो द सरफेस पे होते हैं ना प्रेजेंट हमारे जो फॉसिल्स होते हैं। उनको देख के हम पता लगाते हैं कि भाई ये फॉसिल इसका है, क्योंकि प्रिजर्व्ड हो जाते हैं भाई, पूरा तुम्हारे धरती में धस गया है तो पूरा पता वो हो जाएगा ना एकदम, है ना। सेडिमेंट्री रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे फॉसिल्स। अब हम कैसे पता लगाए यार ये फॉसिल कितने साल पुराना है। हम पढ़ रहे हैं हमारा यूनिवर्स इतने बिलियन साल पुराना है, अर्थ इतने बिलियन साल पुरानी है, उसमें ये ऐसा एवोल्यूशन ऑफ मैन हुआ, ये वाले पौधे का एवोल्यूशन ऐसे हुआ, तो वो जो पौधे का एवोल्यूशन हो रहा है वो कैसे पता लग रहा है साइंटिस्ट को, वो फॉसिल्स की स्टडी को कैसे कर रहा है ना। तो कुछ उसकी एज पता लगा रहा होगा, वो कैसे पता लगा रहा है वो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, एक मिनट दूसरा पेन में ले लेती हूँ बेटा। एज ऑफ फॉसिल, एज ऑफ फॉसिल को तुम कैसे पता लगाओगे बेटा, हर एक फॉसिल के अंदर ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कार्बन। तो जब कार्बन अपनी हाफ लाइफ मतलब हाफ फॉर्म को कंप्लीट कर लेता है, स्टेबल फॉर्म में चला जाता है ना, तो उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग बोलते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि ये जो फॉसिल है ना वो कितने साल पुराना है, ठीक है। और ऐसी और कई मेथड्स भी होते हैं, तो जैसे हमारा कार्बन डेटिंग होता है, ठीक है, कार्बन डेटिंग होगा। एक और मेथड होता है पोटेशियम एर्गन मेथड, पोटेशियम एर्गन मेथड। इसको डीप में नहीं जाना, बस समझ लो कि फॉसिल्स की हम हाफ लाइफ निकालते हैं, एज ऑफ फॉसिल्स बाय योर हाफ लाइफ कैलकुलेशन। पूरी कैलकुलेशन पढ़ोगे कॉलेज में, एकदम सब मैंने डाल दिया कि तुम कॉलेज में पढ़ोगे डीप में, क्योंकि मैंने भी पढ़ा था, ठीक है। तो एज ऑफ फॉसिल्स हाफ लाइफ से हमारी कैलकुलेट हो गई। यही बताया था मैंने, रेडियो एक्टिव डेटिंग ये सब बता रही थी, एज ऑफ फॉसिल्स हम निकाल लेते हैं। फॉसिल्स के बारे में पहला एविडेंस आपको समझ में आ गया, पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस आपको समझ में आ गए कि कौन से टाइप्स के ये फॉसिल्स होते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि शायद एवोल्यूशन ना इस ऑर्गेनिज्म का ऐसे हुआ होगा, ठीक है। ये समझ में आया बच्चा जी, पेलियोंटोलॉजिकल हो गए। नेक्स्ट आ जाओ, एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। अब इस चीज में कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी में दो बहुत कॉमन एमसीक्यूज में हर साल क्वेश्चन आएगा, दो जगहों से। कहाँ गया, अब ये जो कंपैरेटिव एनाटॉमी है ना, ये पूरा सब्जेक्ट है कॉलेज में तुम्हारे, जूलॉजी अगर ले रहे हो तुम, पूरा है ये कंपैरेटिव एनाटॉमी, और इसमें तुम हड्डियां वगैरह सब पढ़ोगे, है ना। पूरे वो है, फ्रॉग का है, मैंने पढ़ा था, और आई वाज लाइक छोड़ो। तो एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी में हमारा पहला क्या है, होमोलोगस ऑर्गन्स, ठीक है। भाई होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। अब इस पे बेटा थोड़ा अब हम सीरियसली पढ़ेंगे। होमोलोगस ऑर्गन होते हैं जिनका कॉमन ओरिजिन होता है, कॉमन ओरिजिन
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। हमारे क्या हमारे क्या हो गए होमोलोगस ऑर्गन। किसको डिनोट करते हैं बेटा जी? हमारे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को डिनोट करते हैं। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डिफरेंट फंक्शन हो गए ना, फंक्शंस डिफरेंट हो गए। अभी तुम देखना, तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। डेफिनेशन से कम समझ में आएगा, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। देखो ये आ गए होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल जो तुम्हारे एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन मैं तो तुम्हें एक्स्ट्रा भी बताऊंगी क्योंकि एमसीक्यू भी तो करने हैं तुम्हें, है ना, सीयूईटी भी तो देना है, मैं तो एक्स्ट्रा बताऊंगी। अब हम पढ़े होमोलोगस ऑर्गन के एनसीईआरटी के वो पढ़ेंगे कि पहला क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में। देखो ये 4 लिम्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? 4 लिम्स। 4 limbs of man, of cheetah, of whale, of bat, सबका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन सेम है। क्या सेम है? सबका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन सेम है। देखो ध्यान से, ह्यूमर, रेडियस, अल्ला, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस। सॉरी बेटा जी, सबका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन सेम है, वही है ह्यूमर, रेडियस, अल्ला, कार्पल, मेटा, ह्यूमर, रेडियस, अल्ला, कार्पल, मेटाकार्पल, ठीक है। लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। मैन का 4 लिम्ब देखो, हैंड हो गया। चीता किसके लिए? ये तो होल्ड करने के लिए यूज करता है। चीता कैसे यूज कर सकते हैं? रनिंग करने के लिए यूज करता है। वेल क्या हो गई? स्विमिंग करने के लिए यूज कर रही है। बैट क्या हो गया? आप अगर फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, तो डिफरेंट फंक्शन हो गए ना सबके। क्या हो गए सबके? डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है जी। ऐसे इस पर आ जाओ। अब ये बहुत आता है बेटा, ठीक है, इसको ध्यान से कर लो, एकदम ना तुम्हारे फुल मार्क्स आ जाएंगे एमसीक्यू में बिना कोई टेंशन के। देखो थॉर्न्स बने हुए हैं बोगनवेलिया पे, टेंड्रिल बने हुए कुकुरबिट पे, कुकुरबिटा, कुकुम्बर, खीरा, ठीक है। तो थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा आर एग्जांपल्स ऑफ योर होमोलोगस ऑर्गन्स, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन्स के ये आपके एग्जांपल हो गए, क्योंकि दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ योर एक्सिलरी स्टेम, ठीक है, उसका ही मॉडिफिकेशन है। अब तुम और एग्जांपल्स देख लो जो मैं एक्स्ट्रा की बात कर रही थी होमोलोगस के, क्योंकि ये आ जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया आपका माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट जैसे कैसा हो गया आपका तुम्हारा? देखो एक तो मॉस्किटो, मच्छर हो गया। मॉस्किटो का कैसा होता है? पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। ऐसे माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच ले लो, ठीक है। ऐसे इसका ले लो, हनी बी का ले लो, माउथ पार्ट ऑफ हनी बी, कॉलेज में पढ़ोगे हनी बी के बारे में बहुत सारा, ठीक है। माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स होमोलोगस हो गए, ठीक है, क्योंकि सबके अंदर लेब्रम होता है, मैंडिबल होते हैं, मैक्सिले होते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन सेम होता है, फंक्शन डिफरेंट होता है, ठीक है जी। माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट। एक और एग्जांपल ले लें इंटरेस्टिंग सा, टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स आपके होमोलोगस ऑर्गन्स हो गए। 2 एक्स्ट्रा एग्जांपल मैंने बता दिए जो मोस्ट प्रोबेबल आ सकते हैं, मुझे हमेशा लगता है कि ये एग्जांपल्स तुम्हारे आ सकते हैं। बाकी ये वाला 4 लिम्स वाला देख लिया, थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया देख लिया, टेंडल्स ऑफ कुकुरबिटा देख लिया, माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट देख लिया, टेस्टिस इन मेल्स देख लिया, ओवरीज इन फीमेल्स देख लिया, होमोलोगस ऑर्गन के सारे एग्जांपल डन है जी। एनालॉगस पे आ जाओ, ठीक है। एनालॉगस ऑर्गन में क्या तुम्हें मैंने होमोलोगस में बताया था कॉमन ओरिजिन होता है, तो एनालॉगस ऑर्गन में कॉमन ओरिजिन नहीं होगा, दे आर नॉट कॉमन इन देयर ओरिजिन, ठीक है। अब इनमें क्या होगा बेटा जी? देखो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, इनका स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है। उल्टा कर दो तुम ना, बस एक चीज की डेफिनेशन याद रख लो, तुम बस होमोलोगस ऑर्गन की डेफिनेशन याद रख लो, एनालॉगस उसके अपोजिट है। लेकिन याद रहे एग्जाम्पल्स को रट लेना, क्योंकि एग्जाम्पल्स में कंफ्यूज हो गया एमसीक्यू में, वो पेयर में पूछेगा। तो एनालॉगस ऑर्गन उसके अपोजिट हो गए, इनका सेम फंक्शन होगा। तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और विंग्स ऑफ बर्ड्स डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन क्या है? फ्लाइंग, फंक्शन इज सेम, ठीक है। ऐसी आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। स्वीट पोटैटो क्या है? रूट मॉडिफिकेशन है स्वीट पोटैटो, और पोटैटो क्या है तुम्हारी? स्टेम मॉडिफिकेशन है। इसके बस 3 एग्जांपल याद रख लो, एज इट इज पूछ लेता है, इससे बाहर नहीं जाता है, ठीक है बेटा जी।
ये 3 एग्जाम्पल तुम याद रखोगे, एनालॉगस ऑर्गन भी हमारे हो गए। तो हमने पेलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस भी पढ़ लिए, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी में हमने होमोलोगस ऑर्गन पढ़ लिए, एनालॉगस ऑर्गन भी पढ़ लिए। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट है, ये एक लाइन ही लिखी थी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में, क्या था कि सिमिलैरिटीज इन प्रोटीन्स एंड जीन्स परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन। इसमें बस ये बताया गया था जैसे चिंपैंजी, एप्स एंड ह्यूमंस होते हैं, उनके अंदर जो हमारे जीन्स होते हैं बहुत सिमिलर होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स हमारे सिमिलर होते हैं, ठीक है। मतलब उनके हीमोग्लोबिन और हमारे हीमोग्लोबिन में ना मात्र एक अमाइनो एसिड का बस फर्क होता है, ऐसा एक फैक्ट है। ये तुम बस ऐसे याद रखो कि ये लाइन पढ़ लो। क्या लाइन ये है कि proteins and genes performing a given function among diverse organisms give clues to common ancestry। तो ये हमें ये बता रहे कि जो हमारा इतना डीएनए बेटा जी मैच कर रहा है चिंपैंजीज, एप्स, गोरिल्ला से, तो कुछ कॉमन एंसेस्टर्स भी होंगे ना, तभी तो इतना कॉमन हमारा वो मैच कर रहा है उनसे। अब इसमें एक कंसेप्ट तुम्हारा उठ जाता है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स का कंसेप्ट भी आ जाता है ना। अब वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो नॉन फंक्शनल है। अब वो ऑर्गन्स जो अब नॉन फंक्शनल हो गए, कुछ टाइम पहले ये कहा जाता होगा कि वही वाले जो ऑर्गन्स अब जो नॉन फंक्शनल है वो उस टाइम पर फंक्शनल होंगे, उनको क्या बोल दिया, वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोल गया, ठीक है। इस वेस्टिजियल ऑर्गन का एक एग्जांपल बता दो, बहुत सारे एग्जांपल्स है, तुम बस एक एग्जांपल मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एक एग्जांपल बता दो वेस्टिजियल ऑर्गन का मेरे को, कि जो अब फंक्शनली है बट हमारी एंसेस्ट्रल फॉर्म में ना उसका कोई फंक्शन रहा होगा, उसको हम कहेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है जी। देन नेक्स्ट, अब व्हाट इज अडैप्टिव रेडिएशन। अभी अडैप्टिव रेडिएशन क्या होती है कि द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया। मतलब ये एक तुम्हारा ज्योग्राफिकल एरिया था, उसमें ये अडैप्टिव हो गए डिफरेंट तरीकों से, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया से बेटा जी, है ना। ये देखो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया से ये रेडिएट हो गए डिफरेंट फंक्शन से। अब इसका तुम्हें मैं एक एग्जांपल दे दूं, क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है ये भाई, ये क्या है, डार्विन की फिंचेस है ना, क्यूट लग रही है, देखो ये फिंचेस है भाई। क्या हुआ इसमें कि डार्विन ने क्या, चार्ल्स डार्विन जो थे हमारे, उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि कुछ जो फिंचेस है, फिंचेस जो है बर्ड्स, फिंचेस बोल दिया उन्होंने, डार्विन फिंचेस बोलते हैं, ये कुछ बर्ड्स हैं, कुछ तो इंसेक्ट्स को खा रही हैं, कुछ क्या खा रही हैं, कुछ फ्रूट्स को खा रही हैं, कुछ सीड्स को खा रही हैं, कुछ वुड पे पैकिंग कर रही हैं। तो इनकी जो बीक है ना वो उस हिसाब से बन गई, जैसा उनको हैबिटेट मिला, कि जो हमारी बर्ड इंसेक्ट्स को ईट कर रही है और वो भी स्मॉल इंसेक्ट्स को ईट कर रही है, तो उसको उसकी स्मॉल इंसेक्टिवोरस बर्ड बोल दिया, तो उसकी बीक कुछ ऐसी शार्प दिखने लगी। लेकिन जो बर्ड फ्रूट्स को खा रही है, सीड्स को खा रही है, सीड ईटिंग बर्ड हो गई, उसकी बीक तो ऐसी दिखने लग गई। कुछ बर्ड क्या है, लार्ज इंसेक्ट्स को खा रही है, उसकी बीक ऐसे दिखने लग गई। कुछ बर्ड्स क्या कर रही है, वुड पैकर देखा है ना कैसा होता है उसका बीक, वो वुड पे पैकिंग कर रही है, तो उसकी कैसी बीक दिखने लग गई, कुछ ऐसी दिखने लग गई। तो बर्ड्स की ना बीक डिफरेंट होने लग गई अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। बस इसी को उन्होंने बोल दिया हमारा कि रेडिएशन हो गया, है ना, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हो गया। तो यही आपका अडैप्टिव रेडिएशन है, प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज है ना, इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया, एक ही ज्योग्राफिकल एरिया था, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ ज्योग्राफी इज योर अडैप्टिव रेडिएशन, ठीक है। या ये फिंच अलग दिख रही है, ये अलग दिख रही है, ये अलग, ये वाली अलग, ये अलग और ये अलग, ठीक है जी। ये आपका वाला पॉइंट हो गया। अब आप आ जाओ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। भाई हमने अभी तक मिलर के एक्सपेरिमेंट में ओपेरिन एंड हैल्डेन जो हमारे थे, उन्होंने अभी तक, मैंने तुम्हें क्या बताया था, कीमोजेनी पढ़ा रही हूँ, कीमोजेनी मतलब केमिकल एवोल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे बायोजेनी, बायोजेनी मतलब बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। अब उसमें भी कुछ साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरीज दी, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें तुम्हारे डार्विन भी आएंगे, जो अभी हम डार्विनियन फिंचेस पढ़ रहे थे, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ फिंचेस, ताकि तुमको फिर वो रहेगा पॉइंट्स में लिखने, क्योंकि रिविजन है। ये क्या है बेटा जी, डार्विन्स फिंचेस। तो मैंने क्या बताया, डार्विन की फिंचेस कैसी कैसी दिखने लग गई, एक तो क्या थी, सीड ईटिंग हो गई, सीड ईटिंग फिंचेस हो गई। दूसरी क्या हो गई, इंसेक्टिवोरस फिंचेस हो गई, ठीक है।
तीसरी क्या हो गई? फ्रूट ईटिंग फिंचेस हो गई। तो ऐसे तुम्हें लर्न रखना है, ठीक है। और भी बहुत सारी थी, इतनी नहीं थी, बहुत सारी फिंचेस थी बेटा जी। मैंने तो तुम्हें एग्जांपल दिया है कि जिस चीज का जिस टाइप का वो खाना खा रही थी ना, उनकी जो बीक है ना वो वैसी बन गई, ठीक है। ऐसे तुम याद रखना कि कैसे उनमें एवोल्यूशन हुआ। अब आ जाओ तुम बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में, मतलब बायोजेनी पे आ जाओ, है ना, बायोजेनी, ठीक है। अब बस थ्योरी सुन लो, तुम्हें बैठ जाएगा दिमाग में, अच्छा लेमार्क थ्योरी में ये था, डार्विन ने ये बोला था, ह्यूगो डिवरीज ने ये बोला था, ठीक है, बस ये सुन लो तुम। अब लेमार्क थ्योरी क्या होता है इसका दूसरा नाम बता दो कमेंट्स में। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। भाई इसको हमने बोल दिया लेमार्क्स थ्योरी, ठीक है। क्या बोल दिया इसको हमने? लेमार्क्स थ्योरी या फिर लेमार्किज्म, क्योंकि लेमार्क एक साइंटिस्ट थे। भाई लेमार्क ने क्या ऑब्जर्व करा, देखो यहाँ पे एग्जांपल लिख दूं मैं, नेक ऑफ जिराफ से उन्होंने इसको रिलेट करा, नेक ऑफ जिराफ। अब जिराफ तो देखा होगा तुमने, ठीक है, जिराफ तो तुमने देखा ही होगा कि भाई जिराफ कैसा दिखता है मैं बताती हूँ तुम्हें इनकी स्टोरी क्या थी। देखो अब समझो, जिराफ को ड्रॉ तो नहीं करने वाली मैं, ऐसे ही बताऊंगी तुमको, फिर तुम बताओगे कैसे जिराफ बना दिया मैम ने, है ना। अब ऐसे समझो तुम, देखो क्या था, लेमार्क ने ऑब्जर्व करा कि जो जिराफ था, जिराफ क्या खाता है, पेड़, वो पत्ते खाता है, पेड़ पे लगे हुए, है ना, पत्ते खाता है जिराफ। तो पहले, बहुत पहले जिराफ की नेक ना बहुत छोटी थी, सभी जिराफ की नेक बहुत छोटी थी, और वो पत्ते खा रहे थे, तो पत्ते खत्म हो गए, है ना, पत्ते खत्म हो गए। तो जिराफ ने कहा यार पत्ते खत्म हो गए, ऊंचे पेड़ पे लग रहे हैं पत्ते, बट नेक तो छोटी है जिराफ की। तो जिराफ ने ना अपनी नेक को स्ट्रेच करा, ऐसे जिराफ बहुत जनरेशंस तक अपनी नेक को स्ट्रेच करता गया। तो स्ट्रेच करते करते उसकी नेक स्ट्रेच हो गई, क्योंकि पत्ते ऊपर थे। तो जिस तरीके का एनवायरमेंटल कंडीशन था उस तरीके की नेक बन गई जिराफ की, क्योंकि वो उसे स्ट्रेच कर रहा था, ठीक है। तो इस थ्योरी को और क्या बोल दिया? यूज या फिर डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ठीक है, ऐसे समझो। तो पहले नेक छोटी थी जिराफ की, ओवर द जनरेशंस जिराफ ने नेक को स्ट्रेच करा। क्यों स्ट्रेच करा? ऐसे ऐसे हम स्ट्रेच नहीं करते ऊपर चढ़ने के लिए, है ना। क्यों स्ट्रेच करा? क्योंकि जो पत्ते थे वो ऊपर थे पेड़ पे, है ना। तो धीरे धीरे ओवर द जनरेशंस ना उसकी नेक बड़ी होती चली गई, ग्रेजुअली हो रहा है ये काम, सडनली नहीं हो रहा। तो इसको लेमार्क ने बोल दिया भाई जैसा आपका एनवायरमेंट का कंडीशन होगा ना, आप जिस तरीके से उस ऑर्गन का यूज करोगे, दैट इज व्हाट इज नोन एज द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये लेमार्क ने बोल दिया। भाई ये तो फिर रिजेक्ट, अब इसको एक साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने, वो वाले साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने क्या करा, रैट ले लिए, ठीक है, उन्होंने रैट ले लिए और उस रैट की ना पूंछ काट दी, ठीक है, उन्होंने पूंछ काट दी, बहुत जनरेशंस तक उन्होंने रैट की पूंछ काट दी। फिर उसी रैट से नई प्रोजेनीज आई। तो अगर लेमार्क की थ्योरी सही होती, तब रैट, जो पेरेंट वाले रैट थे उनकी तो पूंछ कटी हुई थी, टेल इज कट, है ना, बट तो उनकी जनरेशन में भी टेल नहीं होनी चाहिए थी। बट यार उन्होंने देखा ये जो जनरेशन दूसरी आई उसमें तो टेल थी, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, हर जनरेशन में टेल आ रही है, बल्कि उन्होंने तो टेल कट करी हुई थी पेरेंट्स में। तो भाई इससे हमारे जो लेमार्क थ्योरी थी वो डिसकंटिन्यू कर गई, है ना, ये एक्सेप्ट नहीं हुई। लेमार्किज्म थ्योरी वाज नॉट एक्सेप्टेड, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई क्या हुआ होगा फिर, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कैसे हुआ होगा, फिर उसको देखते हैं। ये तो नहीं हुई। फिर आए हमारे डार्विन, चार्ल्स डार्विन आए, उन्होंने क्या थ्योरी दी, ठीक है, उन्होंने दी भाई नेचुरल सिलेक्शन होता है, नेचुरल सिलेक्शन एंड ब्रांचिंग डिसेंट, दो वर्ड याद रख लो, ठीक है, दो वर्ड याद रखो। एक तो होता है तुम्हारा नेचुरल सिलेक्शन, और दूसरा क्या होता है, ब्रांचिंग, ये दो वर्ड्स है बस, डिसेंट होता है, ब्रांचिंग डिसेंट, ठीक है। उन्होंने क्या कहा भाई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, जो सबसे फिट होगा ना उसका ही सर्वाइवल होगा।
अब फिटेस्ट मतलब रिप्रोडक्टिवली सबसे जो फिट होगा उसी का सर्वाइवल होगा, उसी की प्रोजेनीज आगे कंटिन्यू करेंगी। जो नेचुरल रिसोर्सेज को इस कंपटीशन में जीत गया उसी की जीत होगी, बाकी सब की जीत नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो गया। ठीक है जी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो गया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन द सेंस ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन में जीतना चाहिए। देख रहे हो कंपटीशन हर जगह है। कंपटीशन कैसा हो सकता है, इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है विद इन द स्पीशीज, और कैसा हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है, और एनवायरमेंट का कंपटीशन भी तो हो सकता है, एनवायरमेंटल भी हो सकता है कि जैसे क्या हो गया, कोल्ड हो रहा है, कितनी ठंड पड़ रही है, हॉट हो रहा है, रेन हो रही है, हर चीज में कंपटीशन है। और जो स्पीशीज इन सारे कंपटीशन से विजय हो गई वही हमारी स्पीशीज आगे कंटिन्यू करेगी। ये कहा हमारे डार्विन ने, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन, नेचर उसी को सिलेक्ट करेगी जो उसके अकॉर्डिंगली अडेप्ट कर रहा है। तो दैट मीन्स इसका क्या मतलब हो गया, अडेप्टिव वेरिएशंस। ये सब वर्ड एमसीक्यूज में आएंगे तुम्हारे, देखना भी। अडेप्टिव वेरिएशंस, वो यूजफुल वेरिएशंस जो एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कर रही है अपने आप को, वही सर्वाइव कर सकता है, वही अडेप्टिव वेरिएशन सर्वाइव कर सकती है। आया समझ में व्हाट डार्विन हैज सेड। देन जो डार्विन का वर्क था, इट इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉमस मैल्थस। उन्होंने पॉपुलेशन स्टडीज पे अपना वर्क करा था, उनके वर्क से इनका वर्क काफी कोलैब कर रहा था, मैच कर रहा था, इन्फ्लुएंस हो रहा था। ठीक है जी, डार्विनिज्म आपको समझ में आया, लेमार्क्स थ्योरी आपको समझ में आई। ओके, देन की कंसेप्ट्स क्या थे डार्विन थ्योरी के, एक तो मैंने था ब्रांचिंग डिसेंट एंड वी हैव आवर नेचुरल सिलेक्शन, ये दो वर्ड्स याद रखोगे। नेक्स्ट पे आ जाओ, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या थी हमारी। ठीक है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, है ना, कंपटीशन है, तीन तरीके का मैंने कंपटीशन तुम्हें बताया है, इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक एंड एनवायरमेंटल। देन मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन इनहेरिट वेरिएशन, किस तरीके की वेरिएशन, अडेप्टिव वेरिएशंस, जो एनवायरमेंट के साथ अडेप्ट करता है। Populations are stable in size. Why they are stable in size? Because our natural resources are limited. इसलिए हमारी population एक stable size की होती है। तो this was our theory of natural selection. Then अब natural selection में ये तीन ग्राफ्स तुम्हारे बने हुए हैं, एग्जाम में बना के आ जाओ, फुल मार्क्स है बेटा जी, आपको फुल मार्क्स है, बहुत इजी है, बस समझने की देरी है। एक बार समझो, नेचुरल सिलेक्शन के जो ग्राफ्स हैं, देखो जो ए है वो क्या डिनोट कर रहा है, ये तो हो गया आपका स्टेबलाइजिंग, 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 डायरेक्शनल, एंड ये क्या हो गया आपका डिस्ट्रप्टिव। तो कभी कभी पता है कैसा आता है एमसीक्यू, कि करेक्ट द ऑप्शन और ग्राफ की पिक्चर बना के दे देंगे, बताओ ये किस चीज का ग्राफ है। तो देखो बेटा जी, स्टेबलाइजिंग मतलब पीक गेट्स हायर नैरो, ये देखो ये बीच में एकदम ऐसे रहेगा, ठीक है, एकदम एवरेज फिनोटाइप को ये कंसीडर कर रहा है, किसको कंसीडर कर रहा है, एवरेज, एवरेज वैल्यू को मान रहा है, कोई भी डिस्क्रीट या एक्सट्रीम एंड्स पे वैल्यू को नहीं मान रहा, एवरेज वैल्यू को मान रहा है, एकदम मीन वैल्यू को मान रहा है। ठीक है, किसको मान रहा है बेटा जी, मीन वैल्यू को मान रहा है। ठीक है, डायरेक्शनल मतलब एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, देखो या तो इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा या फिर किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, कोई एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो पीक शिफ्ट्स इन वन डायरेक्शन। ठीक है, ये एवरेज वैल्यू को आपकी कंसिडर नहीं कर रहा। देन वी हैव आवर डिस्ट्रप्टिव एवोल्यूशन, डिस्ट्रप्टिव मतलब एक्सट्रीम एंड्स को मानेगा, किसको मानेगा, ये पॉइंट्स याद रखना, डिस्ट्रप्टिव में मैम ने क्या बताया था, एक्सट्रीम एंड्स को मानेगा। डिस्ट्रप्टिव में देखो ये एक्सट्रीम पे बने हुए ना एंड्स, ये वाला बना हुआ है एक्सट्रीम पे और एक ये वाला, दो पीक आ गई ना एक्सट्रीम एंड्स पे। लेकिन डायरेक्शनल पे क्या होगा, शिफ्ट्स इन वन डायरेक्शन, शिफ्ट्स इन वन डायरेक्शन।
ठीक है बेटा जी को समझ में आया? ये 3 टाइप के ग्राफ कर लोगे, इजीली बना दोगे अपने आंसर में, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये है आपका एक एग्जांपल जो एनसीईआरटी में गिवन है, नेचुरल सिलेक्शन का। बिस्टन बिटुलेरिया मॉथ होता है, जिसको क्या बोलते हैं, पेपर्ड मॉथ बोलते हैं। एक बार ना इसका याद रखना, साइंटिफिक नेम आ जाता है एमसीक्यूज में, पेपर्ड मॉथ। बेटा इसमें कुछ नहीं याद रखना तुमको, देखो क्या करना है, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, 2 वर्ड्स को तुम याद रखोगे। तो देखो ये जो लाइट कलर, देखो ट्री का कलर कैसा दिख रहा है तुम्हें, ट्री का ये बार्क है, ठीक है, ये ट्री का कलर कैसा लाइट है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। और ये इमेज कैसी हो गई आपकी बेटा जी, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, ठीक है जी, बिफोर एंड आफ्टर। तो बेटा जी बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर वाज नो पॉल्यूशन, कोई पॉल्यूशन थोड़ी ना होता था, इंडस्ट्रीज ही नहीं है तो पॉल्यूशन नहीं होता था। लेकिन अगर कोई पॉल्यूशन नहीं होता था तो यहाँ पे जो व्हाइट कलर्ड मॉथ है वो इसमें पूरा ढक जाता था। देखो ये इसमें एक बार ढका हुआ नहीं दिख रहा व्हाइट कलर का मॉथ, लेकिन ये जो डार्क कलर्ड मॉथ है ना ये दिख जाता था, क्योंकि कंट्रास्ट हो जाता था। किसको दिख जाता था, जो इसको खाता था, इसके प्रेडेटर को दिख जाता है, भाई ये डार्क कलर का दिख रहा है मुझे, यही है, ये मेरा खाना है, ठीक है, इसको दिख जाता था। तो क्या होता था बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, डार्क कलर्ड मॉथ लेस नंबर में थे, क्योंकि ये तो इजीली दिख जाते थे। किसको दिख जाते थे, इजीली विजिबल टू प्रेडेटर। अब तुम आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन में आ जाओ, 1900s के बाद की कहानी क्या हुई। यहाँ पे ब्लैक कलर का दिख रहा है ना थोड़ा, देखो ट्री कैसा हो गया, ब्लैक कलर का हो गया, पूरा पॉल्यूशन हो गया हमारा, है ना। यहाँ पे पॉल्यूशन होने लग गया, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होने लग गया, पॉल्यूशन होने लग गया। भाई जब ये ब्लैक कलर का होने लग गया तो ये जो डार्क कलर का मॉथ है, तुम देखो ये इसमें पूरा बैठ नहीं गया, इसका कलर नहीं दिख रहा ना, लेकिन व्हाइट कलर का कंट्रास्ट जा रहा है। तो प्रेडेटर कह रहा है यार ये व्हाइट कलर का मुझे कुछ अलग से दिख रहा है, यही मेरा खाना है। तो भाई आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो गया, व्हाइट कलर्ड मॉथ का जो नंबर था वो लेस हो गया, ठीक है। इसमें ये आपका इजीली विजिबल हो रहा है ना, ये हो रहा है ना आपका इजीली विजिबल। बस ये बताया नेचुरल सिलेक्शन में। अब देख रहे हो तुम नेचर कैसे सिलेक्ट कर रही है, डिपेंड कर रहा है एनवायरनमेंट की कंडीशन क्या है। पहले पॉल्यूशन नहीं था तो हमारे वाइट कलर ज्यादा थे, ठीक है। फिर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो डार्क कलर ज्यादा हो गए। कोई भी दोनों स्पीशीज में से, डार्क और व्हाइट में से कोई भी कंप्लीटली वाइप आउट नहीं हुआ, दोनों प्रेजेंट थी, बस उनका एक का नंबर ज्यादा था, एक का नंबर कम था, ठीक है। ये आया समझ में। पेपर्ड मॉथ का एग्जांपल तुम्हारे, इसको लिख लोगे अपनी लैंग्वेज में बेटा जी। नेक्स्ट, अब एक और हमारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने हमारी बेटा म्यूटेशन थ्योरी दे दी एवोल्यूशन में। बेटा जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन यूनिट इज ऑल अबाउट साइंटिस्ट एंड देयर एक्सपेरिमेंट। देखा आपने कितने सारे साइंटिस्ट के हमने नाम पढ़ लिए थे। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में मेंडल का वर्क चल रहा था, मॉलिक्यूलर बेसिस में ग्रिफिथ का वर्क, मिजल्स एंड स्टाइल, हर्शी एंड चेज। देन एवोल्यूशन चैप्टर में डार्विन का काम चल रहा था, लेमार्क का हमने देखा। देन हम ह्यूगो डी व्रीज के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इट इज ऑल अबाउट साइंटिस्ट, बस ये 3 चैप्टर में है थोड़े। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, म्यूटेशन थ्योरी देखेंगे। म्यूटेशन थ्योरी बस खत्म होने वाला है चैप्टर, फिर फ्री हो तुम सब, मजे करना। म्यूटेशन थ्योरी, ठीक है, पढ़ लेना। म्यूटेशन थ्योरी किसने दी बेटा जी, ह्यूगो डी व्रीज ने दी। किस पे वर्क कर रहे थे, कमेंट सेक्शन में बताओगे एक बार। कॉमन नेम मैं बता रही हूँ, साइंटिफिक नेम तुम बताओगे कमेंट्स में। बेटा ये वर्क कर रहे थे आपके इवनिंग प्रिमरोज पे, इवनिंग प्रिमरोज पे वर्क कर रहे थे। इसका ये मैंने कॉमन नेम बता दिया, तुम मुझे इसका साइंटिफिक नेम बता दो, ठीक है। ह्यूगो डी व्रीज बेस्ड ऑन हिज वर्क, अरे यार देखो हमेशा ये होता है, इवनिंग प्रिमरोज था, चलो थैंक गॉड साइंटिफिक नेम नहीं लिखा। ब्रॉट फॉर द आइडिया ऑफ म्यूटेशन। ये म्यूटेशन क्या होती है, थोड़ा सा डार्विन के वर्क से डिफरेंट वर्क था इनका, और डिफरेंसेस भी थे जो क्वेश्चंस में आती हैं, ठीक है। उन्होंने ये बिलीव करा जो म्यूटेशन है, दे कॉज स्पीसिएशन, मतलब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इज नोन एज स्पीसिएशन, हेंस इज कॉल्ड सॉल्टेशन। सॉल्टेशन मतलब सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। इसको हमने क्या बोल दिया बेटा जी, सॉल्टेशन बोल दिया।
कि म्यूटेशन हुई है। अब वो म्यूटेशन कैसी हुई है? म्यूटेशंस आर रैंडम अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डिवरीज, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, कि जो म्यूटेशंस है वो रैंडम और डायरेक्शनलेस है। ये दो पॉइंट्स डार्विन के पॉइंट से एकदम अपोजिट थे। आ जाओ भाई, कैसे अपोजिट थे वो देख लेते हैं। ये लिखा है कि म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, वाइल जो डार्विन ने अपनी वेरिएशंस को बताया था वो स्मॉल और डायरेक्शनल बताया था। इंपॉर्टेंट 2 स्टार बना दिए मैंने, क्योंकि डायरेक्ट यही लाइन आती है एमसीक्यू में। ठीक है, जब मैं सॉल्व करी थी एमसीक्यूज, मेरे में तो ये क्वेश्चन आया था, मैंने देखा था जब मैं क्वेश्चंस लगा रही थी, ये क्वेश्चन जरूर आया हुआ था। अब वो अलग अलग लैंग्वेजेस में आ जाता है, लेकिन आया जरूर हुआ था। ठीक है, ये आप याद कर लेना। आगे समझ में? अब तुम आ जाओ, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या है भाई? ये प्रिंसिपल ना अलीलिक फ्रीक्वेंसीज के बारे में हमें बताता है। एक फॉर्मूला याद रखोगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। भाई p क्या है, q क्या है, ये समझ नहीं आ रहा। तो जो तुम्हारा p है अलीलिक फ्रीक्वेंसी है, अलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ किसकी? ये डोमिनेंट वाले अलील की। ठीक है, जीन्स के अलील होते हैं ना दो, पूरा अच्छे से बताया तुम्हें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में। क्यू क्या है? अलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए। ठीक है, पी क्यू हेट्रोजाइगस हो गया। ठीक है, ये कैसा हेट्रोजाइगस दिख रहा है ना, देखो हेट्रोजाइगस, हेटेरोजाइगस। तो बेटा जी हमारे हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल में बस यही कहा जा रहा है कि हमारे पॉपुलेशन के पूल में ना जो हमारी अलीलिक फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनका रेशो कांस्टेंट रहता है, इसलिए तो इज इक्वल टू 1 लिखा है कि वो कांस्टेंट रहता है। दिस प्रिंसिपल सेज दैट अलीलिक फ्रीक्वेंसीज, ये बना दी अलीलिक फ्रीक्वेंसी आपकी। जीन्स के 2 अलील होते हैं, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन आर नोन एज अलील्स, है ना। allele frequencies in a population is stable and constant from generation to generation, है ना। sum total of all the allele frequencies is 1 by, हमने भी यहाँ पे 1 लिखा है। इसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक इक्विलिब्रियम होते हैं। भाई ये हमारे 5 फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है, जो हमारा हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल होता है। ये लो जी, तुम्हारे 5 फैक्टर्स आ गए, फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। एमसीक्यूज में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, अगर 5 ऑप्शंस आ गए, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट आ गया, पांचों पॉइंट्स तुम याद रखोगे। जेनेटिक माइग्रेशन या जीन फ्लो पे डिपेंड करता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट पे, म्यूटेशन पे, रिकॉम्बिनेशन पे एंड नेचुरल सिलेक्शन पे। ठीक है, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल डिपेंड्स ऑन योर 5 फैक्टर्स, दैट इज आर जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन। जब मल्टीपल जीन माइग्रेशन होने लग जाता है ना, उसी चीज को हम जीन फ्लो बोल देते हैं। जीन माइग्रेशन क्या होता है कि एक अलीलिक फ्रीक्वेंसी एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे चली गई, तो उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी ना। जिस जगह से वो उठ के गई है वहां पे उस वाली अलीलिक फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और जहां पर वो गई है वहां की अलीलिक फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। आया समझ में आपको? भाई जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट का दूसरा नाम बेटा जी बताएंगे मुझे, अच्छे बच्चे बता दो। जेनेटिक ड्रिफ्ट का दूसरा नाम बताओ जल्दी से कमेंट्स में, क्या बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट को, बताओ। 2 तरह का जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, बॉटलनेट इफेक्ट होता है और एक फाउंडर्स इफेक्ट होता है। उसको भी हम पढ़ेंगे कि भाई जेनेटिक ड्रिफ्ट हमारा 2 तरीके का होता है। होता क्या है? ड्रिफ्ट हो गया है ना, सडन निकल गया है ना, वो तुम रेसिंग वगैरह में देखते हो भाई, ड्रिफ्ट हो गया एकदम, है ना। तो सडन चेंज, एकदम सडनली चेंज कर गए हमारी अलीलिक फ्रीक्वेंसी को, उसको हमने क्या बोल दिया? जेनेटिक ड्रिफ्ट बोल दिया। ठीक है, 2 तरह की होती है, फाउंडर्स इफेक्ट एंड बॉटलनेट इफेक्ट। ठीक है, देन म्यूटेशन हमने पढ़ा था। म्यूटेशन क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन आर द 2 रीजंस फॉर कॉजिंग वेरिएशन इन एन ऑर्गेनिज्म। ओके जी। देन हमारा नेचुरल सिलेक्शन हमने अभी देखा था, मौत में नेचुरल सिलेक्शन कैसे हो रहा था। ठीक है, आपको 5 फैक्टर समझ में आ गए। जेनेटिक ड्रिफ्ट का दूसरा नाम आप मुझे बताओगे क्या होता है, और इवनिंग प्रिमरोज का साइंटिफिक नेम भी तुम मुझे बताओगे क्या होता है। ठीक है, अब तुम आ जाओ, मैंने तुम्हें बताया था, मैंने लिखा हुआ था कि तुम टेंशन मत लो, मैं सारा काम करके आई हुई हूँ, ये वाली स्लाइड में शेयर कर दूंगी आप सबके साथ, तो तुम्हारे नोट्स फॉर्म में ना रिवीजन के लिए हो जाएगा कि ये तब आए थे। फर्स्ट ए सेलुलर फॉर्म मैंने कहा था बिलियंस में याद कर लेना, 3 बिलियन ईयर्स अगो, सेलुलर फॉर्म 2 बिलियन ईयर्स अगो, ये वाले 3 और नए आ गए। अब
इनवर्टिब्रेट्स बिकम एक्टिव इतने मिलियन ईयर्स अगो, फर्स्ट वर्टिब्रेट 350 और ये क्या है जॉर्ड वर्टिब्रेट आपके 350। ठीक है बेटा जी, आपको ना ये वाला थोड़ा लर्न करना पड़ेगा क्योंकि मैंने कुछ एमसीक्यूज देखे हैं, ज़्यादा नहीं देखे, बट आए हुए, आप मार्क्स नहीं कट कर सकते ना बिल्कुल भी, तो विल गो विद आवर 100% प्रिपरेशन, है ना। ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी वी हैव कवर्ड, तभी कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो ही रहेगा यार मैंने ईयर्स याद नहीं करे, कहीं उसी से क्वेश्चन ना आ जाए, क्योंकि जो नहीं पढ़ते ना वहीं से क्वेश्चन जरूर आता है ना। ये होता है ना, तो सारे पढ़ लो, कभी रहेगा ही नहीं, फिर बुरा नहीं लगेगा बाद में। अब भाई ये सीलोकैंथ है, लोब फिन्स क्या है, इक्थियोसॉर्स क्या है, ये बेटा एंसेस्टर्स हो गए तुम्हारे, कि भाई एकदम एज इट इज तो क्रोकोडाइल बन नहीं गया, एज इट इज तो फ्रॉग बन नहीं गया, है ना उसके एंसेस्टर है, तब जाके उसमें एवोल्यूशन हुआ, तब जाके वो क्रोकोडाइल बना, तब जाके वो फ्रॉग बना, सेलेमेंडर बना। तो ये एंसेस्टर के नाम लिखे हुए हैं, किसके एंसेस्टर के नाम लिखे हुए हैं, जो आपका सीलोकैंथ हो गया वो तो एंसेस्टर ऑफ एम्फीबियन हो गया। ठीक है, एम्फीबियन कौन होता है, दैट लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। ठीक है, अब आपका इक्थियोसॉर्स क्या होता है, भाई जो रेप्टाइल्स थे, जो लैंड पे, लैंड वाले जो रेप्टाइल्स थे ना, वो कुछ रेप्टाइल कह रहे हैं अब हम पानी में जा रहे हैं, चले गए पानी में, तो वो फिश लाइक रेप्टाइल्स बन गए, तो इसी को उन्होंने क्या बोल दिया इक्थियोसॉर्स बोल दिया। तुम्हारी एनसीईआरटी के पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये हो गया तुम्हें लर्न कि लोब फिन और सीलोकैंथ किसके एंसेस्टर हैं, और जो हमारे इक्थियोसॉर है वो किसके एंसेस्टर हैं। डन है आपका ये फिश लाइक रेप्टाइल्स। चलो मैं लिख देती हूँ, फिश लाइक रेप्टाइल्स थे, ठीक है, और ये क्या थे आपके एम्फीबियन एंसेस्टर्स थे। मैं जल्दी जल्दी तुम्हें रिवीजन करवा रही हूँ ताकि तुम्हें रहे कि भाई ये मुझे जरूर जरूर पढ़ना है। ठीक है जी, चलो अब नेक्स्ट पे आ जाओ। ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। अब तुम्हारा ना ये टेबल बना हुआ है, ठीक है, मेरे टाइम पे मुझे बड़ा डर लगता था इस टेबल से कि यार ये मुझे नहीं हो पा रही है याद, ये सारी याद रखनी है, सारी याद नहीं रखनी, जो मैं बता रही हूँ सिर्फ वो याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, अब देखो एमसीक्यूज में क्या आएगा तुम्हारा, क्वेश्चंस वो होते हैं जो एकदम पहले से पता होते हैं। देखो सीनोजोइक, मीसोजोइक, पेलियोजोइक, ये तो हो गए ईरा, ठीक है, एरा ईरा कुछ भी बोल लो यार, एरा हो गए, ठीक है। एरा के छोटे छोटे पीरियड्स बन गए, इनके भी छोटे छोटे एपोक्स होते हैं, एपोक्स को तुम्हें याद नहीं करना, तुम्हें बस इन पे ध्यान देना है। तुम पहले सीनोजोइक आ जाओ, सीनोजोइक में 2 पीरियड हो गए, टर्शियरी और क्वार्टिनरी, देखो ये रहा क्वार्टिनरी और टर्शियरी, ठीक है। सीनोजोइक के बाद आया मीसोजोइक, ठीक है, क्रिटेशियस, जोरासिक, ट्रायासिक, जोरासिक पार्क, सब इन्हें मूवी देखी होगी, मैं अभी भी देख लेती हूँ जोरासिक पार्क, अच्छी लगती है मेरे को बहुत, ठीक है। जोरासिक पार्क, जोरासिक से कुछ डायनासोर जैसा लग रहा है, बस याद रख जाओगे एज ऑफ रेप्टाइल्स। मैं ये जो अंडरलाइन कर रही हूँ ना ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा तुमसे। एज ऑफ रेप्टाइल्स हो गई हमारी जोरासिक, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा आया, पेलियोजोइक, ठीक है। पेलियोजोइक में कौन सा याद रखोगे तुम, एक तो डिवोनियन पीरियड याद रखोगे, एक कार्बोनीफेरस याद रखोगे। देखो डिवोनियन और कार्बोनीफेरस, डिवोनियन कौन सी हो गई हमारी, एज ऑफ फिशेज हो गई, इसको याद रखोगे। कार्बोनीफेरस कौन सी हो गई हमारी, एज ऑफ एम्फीबियंस हो गई, ठीक है। मैंने तुम्हें बता दिया ये, ये है, देखो यहाँ से देखो ना 440 मिलियन ईयर्स हो, देन उसके बाद न्यूएस्ट आ रहा है ये 55 प्रेजेंट, ठीक है। तो अगर तुम पुराने से शुरू करोगे तो पेलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, लेकिन अगर तुम अभी से लेके पुराने पे जाओगे तो सीनोजोइक, मीसोजोइक और पेलियोजोइक है। ईयर देखो ना ऐसे, देखो ये 440 मिलियन ईयर्स हो, 400, 360, 280 और ये भी प्रेजेंट, ठीक है। ऐसे करोगे, जैसे भी तुम्हें सही लगे तुम उसको लर्न कर लो, बट ये याद रख लो डिवोनियन एज ऑफ फिशेस, कार्बोनीफेरस एज ऑफ एम्फीबियंस, देन जोरासिक एज ऑफ रेप्टाइल्स, इसको तुम याद रखोगे, ये 3 जरूर आ जाते हैं। और ये भी याद रखोगे, ये देखो मैंने ना ये जो अंडरलाइन है उनको तो 100% याद रखोगे, ठीक है। ये जो अंडरलाइन है ये कौन से एरा में है इसको भी लर्न रखोगे, ठीक है जी। नेक्स्ट पे आ जाओ, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन, बस खत्म है चैप्टर, 10 क्वेश्चन लगा दो मेरे साथ, फिर यू आर फ्री बेटा जी, ठीक है। अब ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन को देख लो भाई, मैंने इस पे शॉर्ट भी बनाया था। पहले 15 मिलियन साल पहले कौन आए थे, ड्रायोपिथेकस और रमापिथेकस आए थे, जो गोरिल्ला और एप जैसे थे, है ना, 4 पैर पे चलते थे, फ्रूट्स खाते थे, ट्री ड्वेलिंग थे,
ठीक है, 15 मिलियन साल पहले लिखा हुआ है। ड्रायोपिथिकस और रमापिथिकस, रमापिथिकस और शिवापिथिकस जो थे वो मैन लाइक थे, लेकिन ड्रायोपिथिकस थे वह एप लाइक, वो एप जैसे दिखते थे। उसके बाद कौन आए तुम्हारे, ऑस्ट्रेलोपिथिकस आए। जो हमारे ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे वो क्या करते थे, स्टोन टूल्स का यूज करते थे, लेकिन फल खाते थे, ठीक है, फ्रूट्स खाते थे, स्टोन टूल्स का यूज करते थे। लेकिन जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे वो पहले ऐसे थे जो दो पैर पे खड़े हो गए थे। बायपीडल लोकोमोशन ऑस्ट्रेलोपिथिकस से स्टार्ट हो गया था। ये पॉइंट भी याद रखोगे, ऑस्ट्रेलोपिथिकस होगा, ये ना ऑर्डर है, इसको इसी ऑर्डर में लर्न करो। ड्रायोपिथिकस, रमापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर कौन आए, होमो हैबिलिस आए। होमो हैबिलिस को क्या बोलते हैं, हैंडीमैन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये टूल्स बनाने लग गए, इसलिए इनको होमो हैबिलिस बोल दिया। फिर कौन आए, होमो इरेक्टस आए। ठीक है, होमो इरेक्टस कैसे थे, हमारे और ज्यादा ह्यूमंस जैसे दिखने लगे होमो इरेक्टस हमारा। ठीक है, 900 क्रेनियम कैपेसिटी थी इनके अंदर, होमो इरेक्टस के अंदर। फिर आ गए होमो सेपियंस। ठीक है, देन वी हैव अ निएंडरथल मैन जो इसी के उसमें इंक्लूडेड होता है, होमो सेपियन सेपियन। ठीक है, ये तुम याद रखोगे कैसे एवोल्यूशन हुआ। डन है जी। ये देखो कुछ इस तरीके का, तुम अगर देखो, एक ये वाला पॉइंट भी बोला जाता है कि अगर तुम एक जो स्मॉल यंग वन होता है तुम्हारे चिंपैंजी का या कोई भी एप का, उसका जो यंग वन होगा है ना, वो अडल्ट ह्यूमन के स्कल से बहुत रिजेंबल करेगा। एक बार देखना जरूर, बहुत रिजेंबल करेगा। तो ये हमारे एंसेस्टर्स हैं, देखो कितनी रिजेंबलेंस है बेटा, रिजेंबलेंस है ना। यही मैं बता रही थी, देखो ड्रायोपिथिकस, ड्रायोपिथिकस और रमापिथिकस कैसे थे आपके, ड्रायोपिथिकस, रमापिथिकस नहीं, ये आपके थे एप लाइक थे। ठीक है, कैसे थे, ट्री ड्वेलर्स थे आपके। ठीक है जी, ठीक है, ईट फ्रूट। ठीक है, रमापिथिकस थे मोर मैन लाइक, बट अभी अच्छे से इवॉल्व नहीं हुए हैं। कब आए, 15 मिलियन साल पहले आए। छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखो, ओके जी, और सीक्वेंस। देन कौन आए, ऑस्ट्रेलोपिथिकस आए, फर्स्ट टू स्टैंड ऑन टू लेग्स, पहले तो 4 पैरों पे चल रहे थे। ठीक है, फर्स्ट टू स्टैंड हो गए हमारे ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ठीक है, स्टोन वेपन्स बनाने लग गए, है ना, देखो स्टोन वेपन्स बनाने लग गए आपके। ठीक है जी, फिर कौन आ गए हमारे, होमो हैबिलिस आए, इसको और क्या बोलने लग गए, हैंडी मैन बोलने लग गए, टूल मैन बोलने लग गए। ठीक है जी, ये भी हो जाएगा। फिर कौन आ गए, होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस आ गए। होमो इरेक्टस के कितने क्रेनियम वो देता, 900। ठीक है, उससे पहले के दो के बता दोगे मुझे क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होती थी, 900 से तो कम ही होगी। ठीक है, बता दो एक बार कमेंट सेक्शन में कितनी होगी, 900 होती थी होमो इरेक्टस की। फिर कौन आ गए, निएंडरथल मैन आ गए। फिर उसके बाद हमारे होमो सेपियंस आ गए, और इसके साथ हमारा ये चैप्टर होता है बेटा जी खत्म। अब तुम कहोगे मैम आपने छोटे छोटे पॉइंट्स लिखवाए हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने इसलिए लिखवाए हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन तुम्हारा एक तो सीक्वेंस पे बनेगा और एक क्रेनियम कैपेसिटी पे बनेगा। ठीक है, होमो इरेक्टस की क्रेनियम कैपेसिटी तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बस तुमसे ये पूछा है इससे पिछले के जो थे यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो हैबिलिस, उसकी क्रेनियल कैपेसिटी तुम मुझे बता दो, क्योंकि मैं तो भाई सब कुछ करूंगी नहीं, थोड़ा सा तुम भी करोगे, है ना, बता दो मुझे जल्दी से। ठीक है बेटा जी, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। और अब हम क्वेश्चंस करें जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्विंग इज मोर इंपॉर्टेंट। रिविजन तो हो गया एवोल्यूशन चैप्टर का, बट अब देखेंगे तुम्हें रिवाइज करके यूज लगा उसका, क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं। अब हम आ जाओ, क्विकली आंसर करोगे सब, ठीक है। दूसरा पेन ले लेती हूं मैं ताकि हमारे क्वेश्चंस का दिखे। Which of the following groups exclusively comprises analogous organ? Exclusively मतलब सिर्फ analogous organ होने चाहिए। बताना analogous organ के हमने एग्जाम्पल पढ़े थे और ये होता क्या है, बताओ। analogous organ सेम फंक्शन, फंक्शन सेम। शार्क, फिन एंड वेल्स फ्लिपर, वे ऐसी आते एग्जाम्पल, देखो मैं बोल रही थी ना पेयर में आएंगे। विंग्स ऑफ बर्ड एंड बैट, देन स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, टेंड्रिल्स ऑफ पी एंड लीव्स,
सेपल्स, पेटल्स, कार्पल्स एंड स्टेमन्स, विजडम टूथ, मेल निपल्स, ऑरिकुलर मसल्स ऑफ पिना। क्या आंसर होगा इसका बताओ, जल्दी बताओ इसका आंसर बेटा, जल्दी बताओ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तुम बताओगे, होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। मैं तुम्हें अब होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूं, तुम बताओगे इसका आंसर क्या होगा। According to the Hardy-Weinberg equilibrium equation, what represents the frequency of, frequency बतानी है, homozygous मतलब सेम, dominant individual, बताओ dominant individual का क्या होगा इसका आंसर, मैं बता रही हूँ तुम्हें, इसका आंसर होगा बेटा p स्क्वायर, ठीक है। कैपिटल ए से मैंने रिप्रेजेंट करके दिखाया था ना तुम सबको, इसका आंसर होगा होमोलोगस, होमोजाइगस डोमिनेंट। देन इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म एग्जाम्प्लीफाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म मतलब मैंने तुम्हें ये नहीं बताया था डार्क कलर्ड मॉथ, बेटा उस डार्क कलर को ही हम क्या बोल देते हैं, मेलेनिज्म बोल देते हैं। इसका होगा प्रोटेक्टिव रिजेम्बलेंस विद द सराउंडिंग, ड्रग रेजिस्टेंस, डायरेक्शनल सिलेक्शन ड्यू टू स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज, ठीक है जी, ये आया समझ में। नेक्स्ट, व्हाट डज जेनेटिक ड्रिफ्ट रिजल्ट इन। जेनेटिक ड्रिफ्ट मैंने तुम्हें बताया था, इसका नाम तुम मुझे बताओगे। दो टाइप का होता है, फाउंडर इफेक्ट होता है, बॉटलनेक इफेक्ट होता है। अपीयरेंस ऑफ रिसेसिव जीन, जीन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट, जीन फ्रीक्वेंसी इन द सेम जनरेशन। ये होगा ना इसका, जीन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट ड्रिफ्ट हो रही है, ठीक है। इसका आंसर बता दिया मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन का, आप सब मुझे बताओगे आंसर बेटा। फिफ्थ पे आ जाओ। The thorn of bougainvillea and the tendril of cucurbita are examples of which type of organ? This will be your बेटा जिसका होमवर्क, ठीक है, आप सबका होमवर्क। बताओ इसका आंसर क्या होगा, बहुत इजी है, फर्स्ट और फिफ्थ का। Under which condition does the gene ratio remain constant for a species? Gene ratio remain constant for a species. दिमाग लगा के बताओ इसका आंसर क्या होगा, जीन फ्लो, सेक्सुअल सिलेक्शन, रैंडम मीटिंग या फिर म्यूटेशन। बेटा इसका आंसर होगा रैंडम मीटिंग, ठीक है। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के फैक्टर्स पढ़े थे, उससे रिलेट करोगे, ओके जी। अरे एक क्वेश्चन रह गया बीच में शायद, रैंडम मीटिंग हो गई। सेवेंथ पे आ जाओ। ड्यूरिंग विच एवोल्यूशनरी स्टेज डिड ह्यूमन बिगिन यूजिंग हाइड्स। हाइड्स मतलब बेटा कवर होता है, एनिमल की स्किन को ना वो वियर कर लेते थे। ये तो है नहीं कि अब पहले उनके ऐसे मॉडर्न कपड़े होते थे पहले, है ना, धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ तब जाके कपड़े अच्छे से बने। हाइड्स मतलब एनिमल स्किन का यूज करते थे फॉर बॉडी प्रोटेक्शन एंड बरिंग देयर डेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स में, ये वाला पॉइंट मैं तुम्हें बताया भी नहीं है क्योंकि मुझे पता था ये क्वेश्चन में दे रखा है। इसका आंसर बता दोगे एक बार, 3 क्वेश्चंस दे दो होमवर्क के लिए, इसका बता दो एक बार आंसर। सेवेंथ का क्या आंसर होगा, जावा मैन, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन या होमो हैबिलिस, ठीक है। इसका बेटा जी आंसर देंगे, क्या करना कमेंट्स में तुम लिख देना कि सेवेंथ का है ये ऑप्शन, फर्स्ट का है ये ऑप्शन, फिफ्थ का है ये ऑप्शन, ऐसे करके आंसर दे देना। देन आई विल चेक कि किस किस ने करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। आप सब आंसर दोगे, गुड। नेक्स्ट पे आ जाओ। द प्रेजेंस ऑफ गिल्स इन अ फ्रॉग्स टैडपोल। अच्छा, द प्रेजेंस ऑफ गिल्स इन अ फ्रॉग्स टैडपोल स्टेज सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। Frogs will have gills in the future. Fishes were amphibian in the past. Frogs evolved from gilled ancestor. या fishes evolved from वो gill-like ancestor. यार presence of gills in a frog tadpole suggest which of the following. देखो fishes evolved वाली तो बात ही खत्म कर दो, fishes वाली frog की बात चल रही है, तो frog के जो tadpole होते थे presence of gills होती थी, तो उससे ये पता लग रहा है कि जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, फ्रॉग्स इवॉल्व्ड फ्रॉम गिल्ड एंसेस्टर्स, ठीक है बेटा जी, ओके जी। नाइन्थ, व्हाट इज द टर्म फॉर द फिनोमिनन वेयर टू स्पीशीज ऑफ डिफरेंट जीनियोलॉजीज, मतलब डिफरेंट स्पीशीज डेवलप सिमिलर ट्रेट्स ड्यू टू अडेप्टेशन। तो दो स्पीशीज है डिफरेंट, सिमिलर ट्रेट्स हो जाते हैं उनके अंदर, तो उसको क्या बोल देते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोल देते हैं, ठीक है। 10th क्वेश्चन पे आ जाओ। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्राइमरीली फोकसेस ऑन विच एस्पेक्ट। चेंजेस इन जीन, किसका पूछा है बेटा, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पूछा है। चेंजेस इन जीन कॉम्प्लेक्स रिजल्टिंग इन इनहेरिटेबल वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन एक्टिंग ऑन फेवरेबल वेरिएशन, रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन एवोल्यूशन या नन ऑफ द अबव। सो बेटा करेक्ट आंसर विल बी ये,
नेचुरल सिलेक्शन एक्टिंग ऑन फेवरेबल वेरिएशन, अडेप्टेबल वेरिएशन जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। आया आपको समझ में? क्वेश्चन नंबर 1, 5 एंड 7 मैंने आपको होमवर्क दिया है। आप सब मुझे कमेंट्स में अच्छे बच्चे की तरह इसका आंसर बताओगे क्या होगा, ठीक है। और अपनी हेल्थ का एकदम ध्यान रखोगे, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लोगे क्योंकि आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, है ना, नहीं लोगे आप बिल्कुल भी स्ट्रेस, ठीक है। और आराम से काम डाउन होके डेली रिवीजन करोगे, ठीक है। मैं जल्दी से 3 चैप्टर्स का टेस्ट लेकर भी आऊंगी और फिर हम अपनी अगली यूनिट पे जंप करेंगे, ठीक है बेटा जी। होमवर्क करोगे आप सब, है ना। तबीयत का भी ध्यान रखोगे, टेंशन नहीं लोगे, ठीक है। कुछ भी टेंशन होगी मुझे आप ईमेल कर देना, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा बेटा जी को आप मुझे ईमेल कर देना, मैं अपना ईमेल दे देती हूँ। यहाँ पे लिख दो ईमेल, यहाँ पे लिख देते हैं अपना ईमेल, ठीक है बेटा जी। ये मेरा ईमेल है sona.goswami@adda247.com, ठीक है। इस पे आप ईमेल कर देना, आपको कुछ भी डाउट होगा, ठीक है, आप मुझे ईमेल कर देना, मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगी कि बेटा जी ये है सॉल्यूशन इसका, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। चलो ये ईमेल दिख रहा है ना, sona.goswami@adda247.com। और वन मोर थिंग, मेरी प्लेलिस्ट में मैंने चैप्टर भी अपलोड कर दिया है मॉलिक्यूलर बेसिस का, उसको भी आप सब देख लेना, ठीक है। वो मैं आपको दिखा दूं कैसे है, ये देखो बेटा जी, ये रही मेरी प्लेलिस्ट। यहाँ पर जाओगे ना तुम सब, ये इसको ऐड यहाँ से करके, ये गूगल खोल लिया मैंने यूट्यूब पर है ना मेरी प्लेलिस्ट, ये लो जी। कहाँ गया यूट्यूब तुम्हारा, ये रहा यूट्यूब, यूट्यूब पे गए, ठीक है। अब तुम्हें रिवीजन करनी है सारे चैप्टर्स की, तो कैसे करोगे, यहाँ पे लिख देना साइंस अड्डा 24/7, यहाँ पे तुम लिख देना साइंस अड्डा 24/7, ठीक है। सर्च कर लेते हैं साइंस अड्डा को, ठीक है। ये देखो ये चैनल खुल गया है, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे तुम सब क्लिक करोगे तो देखो ये रही मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई, कहाँ चली गई, ये रही क्लास 12 कंप्लीट बायोलॉजी इन वन शॉट, इस पे व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक कर देना। और ये सारे चैप्टर्स ना मैंने कवर करे हुए हैं, इसको तुम देख लेना, ठीक है जी। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, एवोल्यूशन भी हो गया, ये सारे चैप्टर आप सब देख लोगे और तुम्हारी भाई रिवीजन हो जाएगी अच्छी सी। और फिर इसका एक बढ़िया सा हम टेस्ट भी रखेंगे जिसमें आप सब अच्छे बच्चे की तरह आंसर करोगे। ये ईमेल है, कुछ भी डाउट हो बेटा जी बिना बेझिझक, कोई हेजिटेशन नहीं है, आराम से अपना डाउट पूछ लेना मेरे से, ठीक है। और अब अपने नेक्स्ट सेशन में मिले गए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, काम डाउन रहो, ठीक है। और बहुत अच्छे से ऑनेस्टली तैयारी करते रहो। चलो टेक केयर बेटा, बाय बाय।